Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Welcome back to my YouTube English Literature channel. So आज हम अपनी वीडियो में Waiting for Godot as an absurd play डिस्कस करेंगे. So without wasting any time, let's get start the video. और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज़ द थिएटर ऑफ द absurd. So, theatre of the absurd is a term and also known as a new theatre. It's a term that started in late 1950s, but Martin Aston wrote a book which had title Theatre of Absurd in 1961. Absurd means foolishness, senselessness, opposed to reason, something silly and ridiculous. It also dealt with those dramatists who belonged to a movement called absurd theatre. Though it was not regularly Samuel Beckett was one of those dramatists who had largest contribution in absurd theatre. His play Waiting for Godot also belonged to the same category and was called absurd play. This movement emerged in France after the horrors of World War II, जब लोगों ने बिलीव करना छोड़ दिया था गॉड पे, बाइबल पे, जीसस क्राइस्ट पे, इवन किसी भी रिलीजियस पे बिलीव करना छोड़ दिया था, तब उनकी साइकी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई थी और वो सोचते थे वेयर इज़ गॉड, हु इज़ गॉड, अगर वो गॉड है तो हमारे पास क्यों नहीं आया. सो इसी बेस पे उन्होंने ये एब्सर्ड थिएटर बनाया जहाँ पे एक फुलिशनेस, सिलीनेस, एक मीनिंगलेसनेस और नथिंगनेसनेस लाइफ दिखाई गई है आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, जो कि हम इस प्ले वेटिंग फॉर गॉडो में भी देखेंगे. But Camus also used this term in his essay The Myth of Sisyphus, and also Shakespeare used this term in his work, as well as Martin Aslin wrote a whole book with the title The Theatre of the Absurd that was published in 1961. अब थिएटर ऑफ एब्सर्ड में वो राइटर्स थे, उस राइटर्स का ग्रुप था जो कि उस फुलिशनेस पे लिखते थे, उस मीनिंगलेस में लिखते थे और जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स थे लोगों पर उन पे लिखते थे. और उन लोगों का ग्रुप जो एब्सर्डिज्म पे लिखता था वो थिएटर ऑफ एब्सर्ड कहलाता था. यानी कि वो एब्सर्डिज्म पे लिखता था और फिर उसको स्टेज पे परफॉर्म किया जाता था और इसको थिएटर पे परफॉर्म किया जाता था, तो वो चीज़ एब्सर्ड थिएटर कहलाती, यानी कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड कहलाता था. नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड, बट एस्टन मार्टिन एस्लिन सेड दैट, कहते हैं कि अगर एक गुड प्ले जो है वो एक क्लियर कंस्ट्रक्टेड स्टोरी रखता है तो एब्सर्ड प्ले जो है उसका ना कोई प्लॉट होता है और ना कोई स्टोरी होती है. अगर एक नॉर्मल प्ले एक मॉरल लेसन रखता है तो एब्सर्ड प्ले में कोई भी मोटिवेशनल लेसन नहीं होता, कोई भी मॉरल लेसन नहीं होता. एज इट इज़ स्टार्टिंग होती है और एज इट इज़ एंड हो जाता है. इसमें अगर जो नॉर्मल प्ले है उसमें करेक्टराइजेशन होती है, बट इसमें क्या होता है, इसमें करेक्टर्स अपने आप को फुली जो है रिवील नहीं करते, वो ना अपना पर्पस रिवील करते हैं, कुछ भी रिवील नहीं होता एब्सर्ड प्ले में, ना इनके थीम्स क्लियर होते हैं. जबकि दूसरे जो एक गुड प्ले है उसका थीम भी क्लियर होता है, उसकी स्टोरी भी जो कंस्ट्रक्टेड स्टोरी होती है, प्लॉट होता है, एक गुड जो है मॉरल लेसन होता है. बट ये विदाउट एनी प्लॉट, विदाउट एनी करेक्टराइजेशन, विदाउट एनी पर्पस ऑफ करेक्टर्स एंड विदाउट एनी मोटिवेशनल मॉरल एंड होता है. और अगर एक जो गुड प्ले है वो एक रिफ्लेक्शन है, मिरर है नेचर का, मैनर्स का, मैनरिज्म का, बट दूसरी तरफ जो एब्सर्ड प्ले है उसमें क्या होता है, उसमें नाइट मेयर्स दिखाए जाते हैं, ड्रीम्स की रिफ्लेक्शन होती है. जबकि गुड प्ले जो होता है उसमें पॉइंटेड डायलॉग्स होते हैं, कोहेरेंट जो स्पीच होती है, डायलॉग्स होते हैं. बट ऑन द अदर हैंड एब्सर्ड प्ले में कोई डायलॉग्स नहीं होते, कोई स्पीच नहीं होती, कोई कोहेरेंट जो है वो कन्वर्सेशन नहीं होती. सो दैट्स व्हाई इट हैज़ बीन कॉल्ड एन एब्सर्ड प्ले. Actually, the mode of absurd play is tragic comedy. Nothing is funnier than unhappiness. It's most comical thing in the world. Now let's discuss about some characteristics of absurd theater.
सो इसमें मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ दिखाई जाती है। नो वंडर, कोई हैरानी नहीं होती इसमें, और कोई ऑर्गेनाइज मूवमेंट नहीं होता। लेक ऑफ प्लॉट होता है, और एग्जिस्टेंशलिज्म का इसमें एलिमेंट पाया जाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूजिंग डायलॉग्स होते हैं, पजल डायलॉग्स होते हैं, और नॉनसेंस लैंग्वेज यूज़ होती है। कैरेक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा फजूल होती है, स्टीरियोटिपिकल, यानी कि लकीर के फ़कीर जैसे करेक्टर होते हैं, जो पहले होते हैं एट द एंड तक वो वैसे ही करेक्टर रहते हैं, नो चेंज। और फिर आर्कोटाइपर, यानी कि नमूने टाइप, उनके उनमें कोई पर्पस नहीं होता, फिर से वही बात आ जाती है। और इसमें रिपीटेशन ज़्यादा होती है, और अनएक्सप्लेन्ड एंडिंग होती है, और कॉमिक सीन पाए जाते हैं, और ड्रामा से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। ये ट्रेडिशनल ड्रामा और एब्सर्ड ड्रामा दोनों एक अलग अलग टर्म्स हैं थिएटर में जो प्ले की जाती हैं। सो अब हम देखते हैं कि वेटिंग फॉर गॉडो एक एब्सर्ड प्ले कैसे है। एक्चुअली वेटिंग फॉर गॉडो की तमाम जो रिक्वायरमेंट्स थी एब्सर्ड प्ले की, वेटिंग फॉर गॉडो ने वो सारी फुलफ़िल की हैं। इसमें ना कोई स्टोरी है, ना कोई आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन है, ना कोई इसकी बिगनिंग है, और ना ही कोई एंडिंग है। और इसके थीम्स भी अनएक्सप्लेन्ड हैं, और इसमें ड्रीम्स सिखाए जाते हैं, और नाइटमेयर्स की बेस पे ये स्टोरी है। और तमाम जो डायलॉग्स इसमें बोले जाते हैं वो सारे के सारे यूजलेस डायलॉग, यानी कि हम कह सकते हैं कि वेटिंग फॉर गॉडो प्रेजेंटेड द लाइफ एज मीनिंगलेसनेस, एंड सिंपली हम इसको कह सकते हैं कि कैजुअल लाफ्टर है। यानी कि हमने पहले भी पढ़ा है कि एक फनियर थिंग होती है जिसमें ट्रेजेडी भी होती है और कॉमेडी भी होती है। और ये रिफ्लेक्शन है उस सोसाइटी का जब वर्ल्ड वार हुई, आफ्टर वर्ल्ड वार टू। सो इसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी थे लोगों में, इनके पास टाइम नहीं होता था एक दूसरे को देने के लिए, आइसोलेशन इनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती थी, और इनकी अपनी ही एक अलग अलग दुनिया थी, और एक इंसान की ज़िंदगी एक मैकेनिकल, एक रोबोटिक लाइफ बन चुकी थी। जैसे कि हमने इस प्ले में देखा है एक सेंसलेस एक्टिविटी व्लादिमीर की और एस्ट्रेगन की। जैसे एस्ट्रेगन अपने शूज़ रिमूव कर रहा है, और जो व्लादिमीर है वो अपनी हैट जो है उसमें कोई सर्च कर रहा है, कोई होप सर्च कर रहा है, हालांकि नज़र आ रहा है कि कुछ भी नहीं है, फिर भी उसमें हाथ मारी जा रहा है और देख रहा है कि शायद इसमें से कुछ निकल आए। इसमें सेंसलेस टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, यूजलेस टॉपिक्स के बारे में व्लादिमीर और एस्ट्रेगन बात करते हैं, और वो उन टॉपिक्स को भी अधूरा छोड़ देते हैं, कंप्लीट बात नहीं करते, और दोनों ही आइसोलेट फील करते हैं, जबकि वो दोनों हैं एक साथ, लेकिन फिर भी वो खुद को अकेला फील कर रहे हैं। तो अगर हम मीनिंगलेसनेस की बात करें तो वेटिंग फॉर गॉडो इस रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करता है, जो कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। अगर हम इसके स्टोरी के बारे में बात करें कि वेटिंग फॉर गॉडो की कोई स्टोरी नहीं है, इसमें ना कोई प्लॉट है और ना ही कोई स्टोरी है। ये जैसे स्टार्ट होता है वैसे ही इसकी एंड हो जाती है, और करेक्टर भी कहीं नहीं जाते, वहीं पड़े रहते हैं। जहाँ पे फर्स्ट एक्ट प्ले होता है वहीं पे सेकंड एक्ट भी प्ले किया जाता है, और ना उसमें से कोई जाता है कहीं, और ना कोई उनमें से जो है वापस आता है, क्योंकि वो जाते ही नहीं है तो वापस क्यों आना है। जहाँ पे हैं वो ऑडियंस के सामने स्टिल वहीं पे खड़े रहते हैं, और कुछ भी जो है वो एक्टिविटी नहीं करते, इसमें फजूल सी बातें करते हैं जस्ट फॉर टाइम पास। सिर्फ ये बताया गया है कि व्लादिमीर और एस्ट्रेगन गॉडो का वेट कर रहे हैं, बट गॉडो कौन है, क्यों वेट कर रहे हैं, और इवन के जो करेक्टर्स हैं उन्होंने अपना पर्पस भी रिवील नहीं करवाया कि वो चाहते क्या हैं। अगर गॉडो आ जाएगा तो उनकी कौन सी रिक्वायरमेंट है जो वो फुलफिल करेगा गॉडो। सो ये भी जो है नो स्टोरी और प्लॉट, ये भी रिक्वायरमेंट क्रिएटर की फुलफिल हो रही है, क्योंकि इसमें कोई प्लॉट भी नहीं है और ना ही कोई इसकी स्टोरी है। जैसे थे वैसे के वैसे ही वो रहते हैं, वो शुरू में भी वेट, एंड तक वो वेट ही करते रहते हैं गॉडो का। और गॉडो कौन है पता नहीं कौन है, और वो आता भी नहीं है उनके पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन के बारे में। इसमें कोई भी करेक्टराइजेशन की आर्ट नहीं पाई जाती। इवन के जो इसमें करेक्टर्स हैं उनका पास्ट ही हमें नहीं पता कि वो कहाँ से आए हैं, किधर से आए हैं, जस्ट हमें उनका नेम पता है, और उनकी सिचुएशन पता है कि वो किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। इवन कि उनका मोटिव भी क्लियर नहीं है, उनका मकसद भी नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि वो क्यों गॉडो का वेट कर रहे हैं। ये भी नहीं पता कि अगर गॉडो आ जाएगा
तो वो क्या उनको किस तरह सर्व करेगा, वो क्या चाहते हैं गॉडो से, ये तक नहीं पता। सो लेक ऑफ करेक्टराइजेशन भी एक प्रूफ है थिएटर ऑफ एब्सर्ड का। So then we talk about another characteristics of absurd theater, no beginning and end। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसमें कोई स्टार्ट नहीं है और कोई एंड नहीं है, जैसे स्टार्ट होता है वैसे का वैसे ही एंड हो जाता है, और दोनों ही एक्ट जो हैं वो एज इट इज़ प्ले हो रहे हैं। जैसे पहला एक्ट प्ले होता है वैसे ही सेकेंड एक्ट प्ले होता है। फिर हमें इसके पर्पस के बारे में नहीं पता कि करेक्टर्स का पर्पस क्या है, यानी कि हमें ऑडियंस को यही लगता है कि जब गॉडो आएगा शायद स्टोरी तब स्टार्ट हो, बट गॉडो एंड तक नहीं आता। इट्स अ जर्नी फ्रॉम नथिंगनेस टू नथिंगनेस। जैसे कि एक क्रिटिक ने जो है वो ऑब्जर्व किया है कि इट इज़ अ प्ले इन विच नथिंग हैपन टू इस, नथिंग हैपन्स, नो बॉडी कम्स, नो बॉडी गोज, इट्स ऑफुल। सो ये भी रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है थिएटर ऑफ एब्सर्ड की करेक्टरिस्टिक्स को। हम बात करते हैं यूजलेस डायलॉग्स के बारे में। इसमें टोटली डायलॉग्स जो हैं वो यूज़लेस डायलॉग्स हैं, इनकोहेरेंट जो है इनकी स्पीच है, और उसके अलावा जो ये फुल डायलॉग से भरा पड़ा है ये प्ले जो है, बट इन डायलॉग्स में कोई भी अपेरेंट मीनिंग नज़र नहीं आता, यानी कि इसमें हिडन मीनिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। फुली जो डायलॉग्स हैं, फुली वर्ड्स जो हैं वो हिडन मीनिंग्स रखते हैं, बट ड्यू टू देयर लेक ऑफ एक्शन, दैट्स वाई ऑडियंस कोई भी इसमें दिलचस्पी नहीं, इंटरेस्ट नहीं लेती उन हिडन। वेटिंग फॉर गॉडो में कोई एक्शन नहीं है, सो दैट्स वाई इसके डायलॉग्स भी ऑडियंस को बोर कर देते हैं। सो ये भी जो रिक्वायरमेंट है फुली फुल जो है फिट हो रही है एब्सर्ड प्ले में। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्लेन्ड थीम के बारे में, यानी कि वेटिंग फॉर गॉडो में कोई भी थीम क्लियरली नहीं बताया गया, सिर्फ ऑडियंस ये ऑब्जर्व करती है कि इसमें वॉर का थीम पाया जाता है, या आइसोलेशन का थीम पाया जाता है, या टाइम का थीम पाया जाता है, या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का थीम पाया जाता है, बट एक्चुअली इन्होंने जो है अनक्लियरली इसके थीम से कोई भी क्लियरली थीम नहीं बताया। सो वेटिंग फॉर गॉड हैज़ नो obvious theme, if there is any it's hidden, moreover it present individualistic vision of writer, there is effect of हम एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स जो है एब्सर्ड थिएटर की उसके बारे में बात करते हैं, इमिटेशन ऑफ नाइटमेयर्स। सो ऑब्वियसली ये जो हमारा प्ले है वेटिंग फॉर गॉडो, ये मिरर नहीं है उस सोसाइटी का, या ना नेचर का, ना उन उस एज के मैनर्स का, ना मैनरिज्म का, सिर्फ ये किस चीज़ का रिफ्लेक्शन है, नाइटमेयर्स का, ड्रीम्स का, उस साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स का जो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के हुए लोगों में पाए जाते थे। जस्ट उन फुलिस का, उन फुलिशनेस का, उन सीरीज का रिफ्लेक्शन है जो लोगों में तब पाया जाता था, एटलीस्ट बट नॉट द लीस्ट। वेटिंग फॉर गोज entirely unconventional place, Emil Beckett violently all dramatic convention. Indeed, every ingredient of the theatre of absurd has been fulfilled by him. So, regardless of that, his plays successful are an absurd play. सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफ़िल करता है एब्सर्ड थिएटर की। सो इसीलिए जो प्ले है वेटिंग फॉर गॉडो फुली एंड सक्सेसफुली बी कॉल्ड द प्ले ऑफ द एब्सर्ड। इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है वो दी एंड होता है। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।